जी, आज का जो हमारा टॉपिक था 4.2 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4, टॉपिक 4.2 है इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। मैं आपको डेफिनेशन एक सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जब भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट अकर होता है तो हम उसकी यानी उसकी तहकीक करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर हम किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट की कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये असल में हादसा हुआ क्यों है। तो उस प्रोसेस को यानी कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्लाइड, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि रीजंस टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन की क्यों जाती है। तो उन रीजंस में हम सबसे पहले जो रीजन देखते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करने का जो मकसद है वो सबसे पहला ये है कि आइडेंटिफाई करें इमीडिएट एंड रूट कॉजेज को। यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम जो है वो इमीडिएट कॉजेज, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हम इमीडिएट कॉजेज और रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये इमीडिएट कॉजेज क्या होती हैं और रूट कॉजेज क्या होती हैं, इसको मैं आपको ज़रा पहले डिटेल में समझा देता हूँ। इसके लिए जो है वो आयोश का चैप्टर नंबर 6 जो है उसको हम एज अ रेफरेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ से अब इस पिक्चर को आप देखेंगे। इस पिक्चर का मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। एक वर्कर है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, उसको कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह आई होगी तो वो वर्क प्लेस को छोड़ के जा रहा है। तो बजाय वो मेन डोर को या फ्रंट रास्ते को जो है वो सही रास्ते को इस्तेमाल करने के, वो बैक डोर जो फायर एग्जिट डोर है बेसिकली वो उसको यूज़ करता है कि मैं चुप करके जाऊंगा, अपना काम करके वापस आ जाऊंगा और मतलब सुपरवाइजर से इजाज़त भी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन वो जल्दी जल्दी में जो है वो ये भूल गया है कि उसी जो इमरजेंसी एग्जिट है उसके बैक साइड पे जो है वो फोर्कलिफ्ट ट्रक के गुजरने का रास्ता है। यानी नॉर्मली जब वो इमरजेंसी एग्जिट बंद होता है तो फोर्कलिफ्ट ट्रक वहां से गुजरता है और वो लोडिंग अनलोडिंग जो है वो कर रहा होता है। और जब कोई इमरजेंसी होती है, अलार्म रेज होता है, तो वो ऑपरेशन वगैरह रोक देते हैं, फिर वर्कर जो है वो उस रास्ते को यूज करके वहां से इवैक्यूएट करते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ये यहाँ से गुजर रहा था और वो बंदा अचानक इसके सामने आया तो उसको साथ जो है वो लोड स्ट्रक कर गया और उसको इंजरी होगी। अब इस इंजरी की ना कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी इंजरी जो हुई है वो लोड के स्ट्रक करने से हुई है। और लोड जो है वो क्यों स्ट्रक किया है? क्योंकि लोड जो फोर्कलिफ्ट ट्रक के ने आगे अपने पैलेट के ऊपर रखा हुआ था वो एक साइड पर टिप हो गया। यानी टिप से मुराद क्या है कि वो सिक्योर नहीं हुआ हुआ था। सिक्योर ना होने की वजह से जब उसने ब्रेक लगाई है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोड टिप हुआ और वर्कर को स्ट्रक कर गया। लोड टिप क्यों हुआ था? क्योंकि फोर्कलिफ्ट ट्रक ने स्किडिंग की थी। स्किड किसे कहते हैं? यानी अगर आप बहुत तेज कोई व्हीकल चला रहे होते हो और आप ब्रेक प्रेस कर दो तो वो इनर्शिया की वजह से व्हील तो रुक जाते हैं, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो व्हीकल रुकती नहीं है, वो आगे ही स्लिप या स्किड करती हुई आगे जाती है। तो उस स्किडिंग की वजह से जो है वो लोड जो है वो टिप हुआ और जाके स्ट्रक कर गया और वर्कर को इंजरी आ गई। अब फोर्कलिफ्ट ट्रक के स्किड करने के जो है वो रीजंस हम देख लेते हैं, वो किस वजह से स्किड किया था। उसके पीछे दो वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 हमारे पास है ऑयल पैच और नंबर 2 हमारे पास है ब्रेक्ड हार्ड। अब पहले देखते हैं जी ऑयल पैच कहाँ से आ गया। यानी वो जो उसका ट्रैक था ना वहां पे ऑयल गिरा हुआ था। ऑयल इस वजह से गिरा हो सकता है क्योंकि वहां से और कोई व्हीकल नहीं गुजरती थी, सिर्फ फोर्कलिफ्ट ट्रक गुजरता था, तो उसी में से लीकेज हो रही होगी। अब फोर्कलिफ्ट ट्रक में से निकल रहा था, इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसकी टाइमली इंस्पेक्शन जो है और या मेंटेनेंस वगैरह जो है वो नहीं की जा रही थी। और इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रॉपर सुपरविजन नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हार्ड ब्रेक उसने क्यों लगाया है? क्योंकि उसकी स्पीड हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, या फिर अचानक से कोई बंदा सामने आता है जब, तो आपका जो रिफ्लेक्स सेक्शन है वो काम करता है। उसने फौरी तौर पे जो है वो स्पीड से ब्रेक लगा दी, यानी हार्ड ब्रेक की, जिसकी वजह से जो है वो फोर्कलिफ्ट ट्रक जो है वो स्किड कर गया। अब स्पीड ज़्यादा होने की वजह क्या हो सकती है? उसकी वजूहत को देखते हैं। उसमें वजह ये होगी कि उसको काम करने की या जॉब को कंप्लीट करने की जल्दी होगी। हो सकता है उसको वर्क और वो काम को कंप्लीट करने की जल्दी क्यों थी? क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा था, बर्डन ज़्यादा था, काम उसने एक ही शिफ्ट में कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, हेल्थ एंड सेफ्टी को बाईपास कर रहा था। या फिर जो हो सकता है कि वो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जो है वो उन्होंने क्या कर दियो, रिमूव कर दियो। यानी जो मोस्टली जो प्लांट के ऊपर जो है ना, वो प्लांट के ऊपर जो मोस्टली आप कह लें कि व्हीकल्स काम कर रही होती हैं ना, जो वहां पे जाती हैं अंदर, तो उनके अंदर वो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाते हैं। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसको सेट कर देते हैं ताकि कोई भी जो है ना वो ड्राइवर ओवर स्पीडिंग ना करे। ठीक है। तो अब वो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जब रिमूव कर देंगे तो फिर वो जो है वो स्पीड जितनी मर्जी चाहे वो दे सकता है। अब स्पीड लिमिटिंग डिवाइस रिमूव हुई है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हो रही। क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होती तो पता चल जाता कि इसने रिमूव की हुई है। और इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पे सुपरविजन नहीं थी प्रॉपर। इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस की अगर हम बात करें, यानी बंदा अचानक से क्यों आया सामने, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो कोई शॉर्टकट ले रहा होगा। शॉर्टकट क्यों ले रहा है? क्योंकि वो काम से जल्दी जा रहा होगा या चोरी छुपे जा रहा होगा। और क्यों जल्दी जा रहा है उसके पीछे ये हो सकता है कि वहां पे पुअर कस्टम्स और प्रैक्टिस थी। यानी ना सिर्फ वो अब जा रहा था बल्कि वो पहले भी कई दफा जा चुका होगा और बाकी वर्कर भी इस तरह के काम करते होंगे। तो इस वजह
से जो है वो अचानक से जो है वो उस बंदे के सामने आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो ये पूरा ना कैजुअल ट्री उसने हमारे सामने रख दी है, कॉजेज का ट्री। अब ये जो शुरू में आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ना, ये सारी की सारी क्या है, इमीडिएट कॉजेज, यानी बाहर जो सामने आपको नजर आ रही होती हैं हादसे की वजूहात, उनको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉजेज। उसके बैक साइड पे जो अब आपको नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर से जो हाईलाइट हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कॉजेज कह सकते हैं। और जो लास्ट पे आपको नजर आ रहा है रेड कलर से, ये बेसिकली क्या है, रूट कॉजेज। यानी रूट कॉजेज क्या होती हैं, जहां से असल में मसला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बेस जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में वो कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, और वो इन्वेस्टिगेशन आप सिर्फ इमीडिएट कॉजेज की हद तक, यानी बाजार जैसे एक दरख्त है, हम उसको ऊपर से जितनी दफा मर्जी काट दें वो दोबारा ग्रो कर देगा, ठीक है। तो वो उसको जो ऊपर से काटना है, ऐसे समझो कि वो हम सिर्फ इमीडिएट कॉजेज को जो है वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। तब तक वो मसला हल नहीं होगा जब तक हम उसकी जड़ को नहीं निकाल देते, यानी रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करके उनको नहीं रेक्टिफाई कर देते। समझ आती बात? तो ये यहां पे वो समझाना चाह रहा है कि जब भी कोई हादसा होता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में हम उसकी इमीडिएट काजेज जो बाजार सामने नजर आ रही हैं वो भी देखते हैं, और जो रूट काजेज जो है वो उनको भी देखते हैं, और उनके ऊपर भी जो है वो कंट्रोल मेजर लगाते हैं, ताकि ये हादसा दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो रूट कॉजेज होते हैं, मोस्टली उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स फेल हो रहे होते हैं, मैनेजमेंट की गलतियां निकल रही होती हैं, जो रूट कॉजेज होती हैं हमेशा। ठीक है, वापस आते हैं इसी टॉपिक की तरफ, निबोश की तरफ। यानी ये जो मैंने आपको पढ़ाया सारा, ये रूट कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज का कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कराया। नेक्स्ट, दूसरा पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, कि हम हादसे को दोबारा होने से रोक सकें। यानी जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कॉजेज आइडेंटिफाई होंगे, कंट्रोल मेजर लगेगा, तो वो हादसा दोबारा नहीं होगा। तीसरी वजह ये होती है कि हम एविडेंस वगैरह जो है वो, या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है वो, कलेक्ट करने के लिए, डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर लीगल रीजन, यानी हमारी ये कानूनी जिम्मेदारी भी होती है कि कोई भी अगर हादसा होता है तो हम उसको ऐसे ना छोड़ें, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करें गवर्नमेंट की तरफ से, या लोग जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से हमारे ऊपर ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। फिर इसी तरह से वर्कर के जो स्टाफ है, वर्कर जो है उसके मोराल को हाई रखने के लिए भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी मोराल क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मोराल 3-4 लफ्जों का कम्बिनेशन है। यानी वर्कर का मोराल से मुराद उसका कॉन्फिडेंस, उसकी कमिटमेंट, उसका एंथुसियाज्म लेवल होता है, यानी वो कितना अपने इदारे के साथ सिंसियर है, कितना पुरजोश होकर काम कर रहा है, यानी उसका काम ही, उसका जो प्रोफेशन है वही उसका जो है वो पैशन भी है। तो उससे यानी मोराल के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। जब वर्कर का मोराल हाई होता है तो वर्कर खुशी से काम करता है, कमिटेड होकर काम करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करता है, बाईपास नहीं करता, शॉर्टकट नहीं लेता। उसको पता होता है कि मैंने अपनी कंपनी की रेपुटेशन नहीं खराब होने देनी, और कंपनी की ग्रोथ में अपना पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा करना है, जब उसका मोराल हाई होगा। और इसी के उलट जब उसका मोराल लो होगा, डाउन होगा, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ आएगा, अपनी अटेंडेंस लगाएगा, काम करेगा और वो चला जाएगा। ठीक है, वो कोई उसके अंदर वो जो है वो अपनी कमिटमेंट नहीं शो करवा रहा होगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो वर्कर का मोराल इस वजह से डाउन होता है कि उसको ये फील होता है कि यार इसी काम के दौरान हमारे एक दोस्त के साथ हादसा पेश आया, इन्होंने इतनी जहमत भी नहीं की कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि वो किसी और के साथ ना हो। तो वो बंदा डर जाएगा, वो कहेगा यार ये तो हमारे इनको हमारी सेफ्टी या हेल्थ का ख्याल ही नहीं है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका मोराल डाउन हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है वो डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी डिसिप्लिनरी पर्पस से मुराद होता है कि जो असल बंदा जिसकी गलती थी, जिसने ये काम किया है, उसको सजा दी जा सके, ताकि किसी और को कोई जो है वो दोबारा से ये नुकसान ना पहुंचे। और डाटा गैदरिंग, यानी डाटा वगैरह रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो ये वो तमाम रीजन थी जिनकी बिना पे हम इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो अब वो यहां पे हमें बता रहा है टाइप ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट्स की कितनी टाइप होती हैं। अब इंसिडेंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी अनवांटेड या अनडिजायर्ड इवेंट का अक्कर होना, वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट कहलाता है। उस इंसिडेंट को इन्होंने फिर 4 कैटेगरीज में या डिवाइड कर दिया। यानी एक्सीडेंट क्या होता है, नियर मिस है, फिर डेंजरस अकरेंस है, और फिर एक जो है वो वर्क रिलेटेड इल हेल्थ है। अब एक्सीडेंट क्या होता है कि एक ऐसा अनवांटेड या अनप्लैन्ड इवेंट के जिसके नतीजे में पर्सनल इंजरी आ जाए या प्रॉपर्टी डैमेज आ जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो इस पूरे इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। ठीक है, यानी इंसिडेंट क्या है, किसी अनवांटेड अनप्लैन्ड इवेंट का अक्कर होना इंसिडेंट कहलाता है। अगर उसके नतीजे में चोट लग जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या पर्सनल इंजरी आ जाती है, तो वो एक्सीडेंट बन जाएगा। वही फिर एक्सीडेंट की 2 टाइप्स भी आगे उसने बता दी है कि 2 तरह के एक्सीडेंट होते हैं। एक होता है इंजरी एक्सीडेंट, यानी ऐसा हादसा कि जिसमें किसी वर्कर को चोट लगती है, और एक होता है प्रॉपर्टी डैमेज एक्सीडेंट या डैमेज ओनली एक्सीडेंट, यानी जिसमें वर्कर को चोट नहीं लगती लेकिन इक्विपमेंट खराब हो जाता है, सामान। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्रे थी, उस पर कप वगैरह रख के एक वर्कर लेके जा रहा था, अचानक से ट्रिप हुआ, खुद
खुद तो नहीं गिरा लेकिन वो सामान नीचे गिर गया, अब वो बर्तन टूट गए सारे, तो ये क्या होगा, ये डैमेज जो ओनली एक्सीडेंट होगा, इसमें इंजरी नहीं आई होगी वर्कर, लेकिन है दोनों एक्सीडेंट ही। यहां तक क्लियर होगी बात। फिर इसी तरह से नियर मिस होता है। नियर मिस क्या होता है, बाल बाल बचना, यानी एक ऐसा अनवांटेड अनडिजायर्ड इवेंट का अकर होना कि जिसके अंदर 100% ये पोटेंशियल था कि वो आपको नुकसान पहुंचाता, बट बाय लक बाय चांस जो है वो आप बच गए। जैसे एक वर्कर हाइट पे खड़ा होकर काम कर रहा था, उसके हाथ से थोड़ी हैमर जो छूटा और वो नीचे खड़े हुए वर्कर के बिल्कुल करीब आके गिरी। अब थोड़ा सा वो उधर होता तो वो उसको हिट कर सकती थी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को हम क्या कह रहे होते हैं, हम नियर मिस कह रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है डेंजरस अकरेंस। अब डेंजरस अकरेंस क्या होता है कि कोई ऐसा इवेंट होना कि जिसके ऊपर जो है वो, जिसको एक्सटर्नल अथॉरिटीज को या जो स्टैट्यूट, हमारी स्टैट्यूटरी जो एजेंसीज हैं या लॉ है, उसके मुताबिक उसको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कोई मेजर गैस लीक है, बात समझ आती है या नहीं आती? अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके उसमें जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारे वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है, और सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ भी नहीं था, यानी उस रेनोवेशन फर्स्ट फ्लोर पे उसका काम चल रहा था, और सेकंड फ्लोर पे भी इस तरह उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाया। किसी भी फेलियर की वजह से वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, वो गिर जाता है, लेकिन किसी वर्कर को वो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हादसा वो जो है वो बड़े लेवल का था या कोई इस तरह का। या इसी तरह से एक बड़ा सारा प्लांट है, उसकी 2 डिफरेंट लोकेशंस हैं, एक लोकेशन पे काम हो रहा है और एक लोकेशन पे नहीं हो रहा। जिस पे नहीं हो रहा वहां पे कोई गैस वगैरह लीक हो जाती है, वहां पे कोई आग लग जाती है, बंदे को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन क्या है कि वो वहां पे हादसा इस तरह का हो गया कि गैस लीकेज होगी या कोई फायर वगैरह हो जाती है, तो उसको फिर रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे हादसे को हम क्या बोलते हैं, डेंजरस अकरेंस बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। फिर इसके बाद आता है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, यानी वर्क रिलेटेड इल हेल्थ से क्या मुराद होता है कि कोई वर्कर जिसको काम करने की वजह से कोई बीमारी लग रही है, यानी कोई स्पेसिफिक वो काम कर रहा है, उस काम के नतीजे में उसको बीमारी लग रही है, अगर वो काम ना करता तो उसको वो बीमारी ना होती। जैसे एक बंदा वाइब्रेशन के करीब, यानी उसको मशीन चला रहा है जिसकी वजह से उसके साथ उसका वाइब्रेशन से एक्सपोजर हो रहा है, तो उसको हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम हो सकता है। कोई बंदा शोर के करीब काम कर रहा है तो उसको नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, कोई बंदा केमिकल से जो है वो डील कर रहा है तो उसको केमिकल एलर्जी वगैरह या उसकी स्किन के ऊपर जो है वो एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ होती है। कोई बंदा जो है वो डीजल जनरेटर रूम में या डीजल के करीब, इंजन के करीब उसकी कहीं पे ड्यूटी है और उसका जो है वो स्मोक जो है वो उसको इनहेल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको लंग्स कैंसर या कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, यानी अगर वो वहां ना वो काम करता तो उसको ये बीमारी ना होती। तो ऐसी वो तमाम बीमारियां क्या कहलाती हैं, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कहलाती हैं। यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट उसके बाद जो है अब वो बताता है लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो कहता है कि हर तरह के एक्सीडेंट या इंसिडेंट के लिए एक तरह का जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना वो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने चार लेवल्स में यानी डिवाइड कर दिया, 4 उसमें टाइप्स में। यानी सबसे पहले एक होती है मिनिमल लेवल की इन्वेस्टिगेशन, फिर होती है लो लेवल की इन्वेस्टिगेशन, फिर होती है मीडियम लेवल की इन्वेस्टिगेशन और फिर आती है हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन। यानी मिनिमल से मुराद क्या है कि हल्का फुल्का कोई जो है वो वर्कर जो है उस पर कोई स्लिप हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो कोई वर्कर जो है वो ट्रिप होने लगा था, बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो मिनिमल लेवल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उस पर कोई बहुत ज़्यादा टाइम या एफर्ट नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी उसको वो इन्वेस्टिगेट करके उसको रिपोर्ट करके उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। फिर इसी तरह से लो लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें मोस्टली जो है वो लाइन मैनेजर इन्वॉल्व होता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, थोड़ी बहुत एफर्ट होती है और वो कॉजेज को आइडेंटिफाई करके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। मीडियम लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसमें मिडिल मैनेजमेंट, यानी हमने ऊपर पढ़ा था ना टॉप टियर मैनेजमेंट होती है, फिर मिडिल मैनेजमेंट में हमारे पास जो है वो सुपरवाइजर आ जाते हैं और मैनेजर्स आ जाते हैं, तो वो मैनेजर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उस पर अच्छा वाला टाइम भी लगता है और उस पर एफर्ट भी कर रहे होते हैं। और फिर लास्ट पे हमारे पास आती है हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें टॉप मैनेजमेंट फिर इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, उसको डेली बेस पे उनको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके ऊपर अच्छा भला टाइम लगता है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही होती है, जल्दी जल्दी उसको वाइंड अप करने की कोशिश की जाती है ताकि जो है वो रिजल्ट्स को जो है वो कंक्लूड किया जा सके और कंट्रोल मेजर लगाया जा सके। तो ये 4 लेवल की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब वो एक ग्रुप एक्सरसाइज वो कह रहा है, वो कहता है डिस्कस द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन अराइविंग एट एन एक्सीडेंट सीन एंड देन लेटर स्टेप्स, कंसीडर व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यू मे नीड टू असिस्ट यू। यानी वो कहता है कि जब भी अगर वो कहता है किसी जगह पे हादसा हुआ है और आप वहां पे फौरी तौर पे पहुंचे हो, तो बताओ वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आप वहां जाके क्या करोगे और या किस किस इक्विपमेंट की आपको जरूरत है उसके दौरान जो आपको असिस्ट करेंगे। ठीक है,
अब इसी के जवाब में वो कहता है कि जब भी कोई बंदा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी साइट पे हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमने सेफ्टी ऑफ द सीन का ख्याल रखना होता है। यानी हमने ये चेक करना होता है कि क्या एरिया हमारे वहां पे अप्रोच करने के लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने वहां पे जाके अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है या वहां जाके देखना है तो हमारे वहां पहुंचने के लिए वो जगह भी सेफ है या नहीं है। अगर हम वहां जाएंगे हो सकता है हमें भी कोई नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, फिर दूसरा ये देखना होता है कि इज इमीडिएट एक्शन नीडेड और टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअलिटीज आर अप्रोच्ड। वो कहता है कि इसी तरह से अगर कोई उनको इमीडिएट कंट्रोल मेजर यानी इंटरीम कंट्रोल मेजर लगाने की ज़रूरत है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल सामने कोई हादसा हुआ है, वहाँ ऑयल स्पिलेज हुई है, मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, स्लिप हो सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे कोई फौरी तौर पे इंटरीम कंट्रोल मेजर लगाना पड़ेगा ताकि मैं उन बंदों तक पहुँच सकूँ जो उस हादसे में जिनको चोट लगी है। तो उसके लिए मैं इमीडिएटली कोई स्लिप रेजिस्टेंट पैड वगैरह नीचे रखवा दूंगा, क्योंकि फौरी तौर पर जो एकदम, बाकी बाद में तो वो उसकी ऑयल की स्पिलेज वगैरह जो है वो क्लीनिंग वगैरह वो तो प्रॉपर होगी, लेकिन फौरी तौर पे वहां तक एक्सेस करने के लिए मुझे जो है वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो वो अगर लेने की जरूरत है तो वो बंदा जाके ये इकदाम करेगा वहां पे। फिर सेकंड स्टेप यानी सेकंड उसने क्या करना होता है, कैजुअलिटी केयर करनी होती है। यानी अगर वो वहां पे किसी बंदे को चोट वगैरह लगी हुई है तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत है, और उस बंदे की अगर ट्रेनिंग हुई हुई है फर्स्ट एड की तो वो उसको फर्स्ट एड देगा। अदरवाइज जो है वो जो वहाँ पे जो है वो डेजिग्नेटेड फर्स्ट एडर है उसको कॉल की जाएगी, वो बंदा वहाँ पे आके जो है वो उनको अटेंड करेगा, और अगर उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है तो उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज करेगा। और वो कहता है साथ ही साथ वो कहता है आल्सो कंसिडर बाय स्टैंडर्ड्स हु मे बी इन शॉक। यानी सिर्फ और सिर्फ हमने उन लोगों का ख्याल नहीं रखना कि जिनको चोट लगी है हादसे में, सम टाइम बाय स्टैंडर्ड यानी जो आई विटनेस साथ खड़े हुए जो वो हादसा देख रहे थे ना, सम टाइम वो भी शॉक में चले जाते हैं, वो भी सदमे में होते हैं, उन लोगों को भी समझ नहीं आ रही पता नहीं ये क्या हो गया। तो उनको भी पुरसुकून करने के लिए उनसे बातचीत की जा सकती है, उनको रीअश्योर किया जा सकता है, उनको आप रेस्ट ब्रेक्स वगैरह दे सकते हैं। तो यानी आपने उनका भी ख्याल करना है। ठीक है, यहाँ पे इसने ये बताया। नेक्स्ट इसके बाद अब हम आ जाते हैं बेसिक स्टेप्स जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन का, जो बेसिक प्रोसीजर है उसके 4 स्टेप है हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास आता है गैदर दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नंबर 2 एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। नंबर 3 आता है आइडेंटिफाई सुटेबल कंट्रोल मेजर, और नंबर 4 क्या आ गया, प्लान दी रिमीडियल एक्शन। अब पहले स्टेप के ऊपर आ जाते हैं, गैदर दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जब हम वहां पे जाएंगे तो हमने क्या करना है, सीन को सिक्योर करना है ताकि जो है वो कोई भी अनऑथराइज बंदा वहां पे ना आए, और जो एविडेंस वगैरह पड़े हैं वो ना खराब हो, वो ऑल्टर ना हो जाए। सेकेंडली फिर हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि आई विटनेस कौन थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है। फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे। ठीक है, उसको जो है वो देखेंगे कि यार ये हादसा किस वजह से हुआ है, वो सारे रिकॉर्ड वगैरह हम देखेंगे। फिर वो जो वर्कर्स जो आई विटनेस थे उनको इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे उनसे कि भाई जब आप यहाँ पे खड़े थे तो ये हादसा किस तरह से, क्योंकि वो बंदे आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। और फिर लास्ट पे आप जो डॉक्यूमेंटेशन जो यूज हो रहे थे काम के दौरान, जिस तरह परमिट होता है, रिस्क असेसमेंट है, और इस तरह के जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप उनको भी रिव्यू करेंगे कि हो सकता है कि वहां पे कोई जो है वो यानी वो विदाउट परमिट काम कर रहे हो, परमिट में जो है वो परमिट का स्कोप जो है वो काम कोई और बता रहा है और एक्चुअल में जो काम परफॉर्म कर रहे थे वो कुछ और था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो वो उससे भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वहां से आप डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब ये जो उसने बताया था यहाँ पे कि इंटरव्यू द विटनेस, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी पूरी एक टेक्निक होती है जो निबोश हमें यहाँ पे बताता है। वो कहता है कि जब भी आपने आई विटनेस का इंटरव्यू करना है तो किस तरह से करना है, वो पॉइंट्स उसने हमें बता दिए। वो कहते हैं सबसे पहले विटनेस का जब आप इंटरव्यू करेंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि क्वाइट हो रूम और कोई किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन वगैरह वहां मौजूद ना हो। अक्सर मूवीज में भी आपने देखा है कि वो सिर्फ इंटरव्यूअर होता है और सामने वो बंदा बैठा हुआ होता है और उसके अलावा कोई नहीं होता, कोई शोर नहीं हो रहा वहां पे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहां पे, और जो लोग उस कमरे के अंदर माइक वगैरह लगे हुए होते हैं, लोग बाहर से खड़े होकर वो सारा कुछ देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है एस्टैब्लिश अ रैपर्ट। अब ये रैपर्ट से मुराद यहाँ पे क्या है कि आपने उसके साथ एक किस्म का रिलेशन थोड़ा सा बिल्ड करना है, उसको पुरसकून करना है, काम डाउन करना है ताकि वो घबराए ना। इन उसको बताना है कि यार हम ये जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम आपको ब्लेम करें, बल्कि हमने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि काजेज को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसको पुरसकून करो। अगर आप उसको जाते साथ ही सवाल पूछना शुरू कर दोगे तो वो डर जाएगा, पैनिक हो जाएगा, वो आपको जवाब नहीं देगा। तो पहले आपने जिस तरह अक्सर आपने देखा ना, बड़े कोई आते हैं बुजुर्ग वगैरह आपस में मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं डिस्कशन करने से पहले, कहाँ से आए हो, वो फिर ताल्लुक निकाल देते हैं, फलाना बंदा मेरा दोस्त वहां। तो ये क्या है, वो
एक रैपर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। जब उनका एक ये थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो जाता है फिर वो अपने मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट वो कहता है कि एक्सप्लेन दी पर्पस, उसको बताओ कि ये इंटरव्यू करने का मकसद क्या है, और उसको ये बताओ कि हमने किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि असल जो वजूहात हैं उनको आइडेंटिफाई करना मकसद है, क्योंकि आपने ये वाकया अपनी आंखों से देखा है तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर ओपन क्वेश्चन पूछो उससे, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जिसके आंसर में उसको डिटेल में 3-4 जुमले बोलने पड़े, यानी ऐसे क्वेश्चन ना पूछो जिसके आंसर में वो बस यस नो कर दे। उसकी वजह क्या है कि जब उसको बोलेगा वो तो उसके जवाब से आपके लिए अगले सवाल निकलेंगे। समझ आ रही है बात? फिर वो कहते हैं ओपन माइंड रखें अपना, यानी फौरी तौर पे नहीं कि एक दो बातें सुन के, एक दो बयान सुन के आप एक जो है वो रिजल्ट जो है वो ड्रा कर लें या कंक्लूजन निकाल लें, बल्कि नहीं, हर एक पॉसिबिलिटी को आपने देखना है। फिर उसके बाद उसके नोट्स उसको लिखते जाओ आप लोग। फिर आस्क फॉर रिटन स्टेटमेंट, उस वर्कर से भी कहो कि आपका जो बयान है वो आप मुझे लिख के दे दें, अगर वो लिखना नहीं सकता या लिख नहीं सकता तो आप लिखें उसके लिए, और लास्ट में फिर उसके ऊपर जो है वो उसके सिग्नेचर लें। ठीक है, ताकि वो इस चीज़ के लिए यानी वो हो कि यार ये मैंने यही बयान दिया है, इसमें जो लिखा हुआ है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा है ना उसमें कुछ कम है, जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, और लास्ट में फिर उसका आप शुक्रिया वगैरह अदा करेंगे। तो ये टेक्निक होती है बेसिकली वर्कर का इंटरव्यू करने की, जो आई विटनेस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब डॉक्यूमेंटेशन की एग्जामिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है एचएससी पॉलिसी। यानी सबसे पहले तो आप पॉलिसी को देखेंगे ना कि हमारी जो पॉलिसी है हेल्थ एंड सेफ्टी की वो इस जॉब के हवाले से हमें क्या कहती है। फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या पॉलिसी पे अमल दरामद हो रहा था या नहीं हो रहा था। फिर इसी तरह से रिस्क असेसमेंट देखोगे कि रिस्क असेसमेंट में जो कंट्रोल मेजर रिकमेंड किए हुए हैं क्या वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करोगे कि जो वर्कर इस जॉब में इस जो लोकेशन पे काम कर रहे थे क्या उनकी इस काम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुई थी या नहीं हुई थी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंप्लीमेंट हुआ था या नहीं। चैप्टर नंबर 3 में मैं बड़ी डिटेल में बढ़ा के आया हूं आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है। फिर परमिट टू वर्क सिस्टम, यानी परमिट को देखोगे परमिट वहां पे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, जो चीजें परमिट में मेंशन है वो एक्चुअल में वहां हो रही हैं या नहीं हो रही। इसी तरह से जो इक्विपमेंट्स वहां यूज हो रहे हैं, लेट सपोज कोई मशीन या वो इन्वॉल्व हुई है हादसे के अंदर, तो उस मशीन का कोई मेंटेनेंस रिकॉर्ड आप चेक करो। जैसे फोर्कलिफ्ट ट्रक अगर किसी हादसे में होता है तो आप देखो इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही थी या नहीं हो रही थी, इंस्पेक्शन हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो वो आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हो कि यार इस लोकेशन पे इसी एक्टिविटी के दौरान पहले भी कभी कोई हादसा हुआ है, उससे आपको काफी हेल्प जो है वो मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। और लास्ट में फिर सिकनेस और एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड भी चेक करोगे कि जो वर्कर यहाँ काम कर रहे थे इनमें से कोई बंदा पहले छुट्टी पे तो नहीं था या कोई बीमार हुआ हो, ताकि उस बीमारी का ये भी हो सकता है ना कि अभी वो पूरी तरह रिकवर ना हो और वो उसी हालत में काम कर रहा हो जिसकी वजह से जो है उसकी लापरवाही या गलती की वजह से जो है वो हादसा। लास्ट टाइम निबोश के सिनेरियो में भी हमने ये पढ़ा था कि वर्कर जो था उसको टूथ एक था जिसकी वजह से वो वर्क प्लेस के ऊपर काम कर रहा था और प्रॉपर अटेंशन भी नहीं दे पा रहा था और वो हादसा पेश आया था, वो भी फोर्कलिफ्ट ट्रक वाला ही हादसा था। ठीक है, तो ये सारा जो है वो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में आ गया। फिर आ जाता है स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है? एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन को जब हम एनालाइज करते हैं तो वही दो बातें जो मैं आपको पहले पढ़ा के आया हूं, यानी इमीडिएट कॉजेज को हम देखते हैं कि वहां पे इमीडिएट कॉजेज में अनसेफ एक्ट, यानी किसी बंदे ने कोई अनसेफ काम किया उसको देखोगे, या अनसेफ कंडीशन वहां पैदा हो रही है कोई, ठीक है, जिस अनसेफ कंडीशन के अंदर वर्कर काम कर रहा है। जैसे अनसेफ कंडीशन से मुराद अब क्या होता है, जैसे एक वर्कर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, वर्कर जो है उस स्कैफोल्डिंग की जो गार्ड रेल्स हैं वो लूज हैं या मिसिंग है उसमें, तो वो पूरे का पूरा जो है वो एक अनसेफ कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, एक्ट क्या होगा कि वर्कर कोई ऐसा काम कर दे कि जो सेफ ना हो। ठीक है, जैसे अब लैडर वो चढ़ रहा है उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग तक पहुंचने के लिए, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए वो लैडर यूज करता है, तो लैडर के ऊपर जो है वो 3 पॉइंट कांटेक्ट को मेंटेन करना होता है, यानी आपने जो है वो आपके दोनों हाथ और एक पांव एट अ टाइम जो है वो लैडर के साथ कांटेक्ट में हो। अगर वो ये नहीं कर रहा या वो सामान साथ कैरी कर रहा है, सामान भी साथ उठाया हुआ है और वो लैडर भी चढ़ रहा है, तो ये क्या है, अनसेफ एक्ट में आ जाता है। तो ये चीजें आपने वहां पे देखनी है, इनको आइडेंटिफाई करना है। फिर जो अंडरलाइन कॉजेज या रूट कॉजेज होती हैं वो क्या होती है, वो मैंने आपको बताया कि मोस्टली उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में फेल हो रहे होते हैं, जो यानी इमीडिएट कॉजेज के पीछे जो रीजन होती हैं, जैसे सुपरविजन नहीं की जा रही थी, प्रॉपर जो है वो पीबीज नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही थी, कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई जा रही थी इक्विपमेंट की, कोई इंस्पेक्शन नहीं थी वहां पे, इनएडिक्वेट रिस्क असेसमेंट थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो रूट कॉजेज के अंदर आ रही होती हैं। यहां तक बात समझ आती है आपको? नेक्स्ट अब उसके बाद उसने फिर एक और ग्रुप एक्सरसाइज दे दी है। वो कहता है एक वर्कर इज स्ट्रक बाय अ लोड बीइंग कैरिड ऑन अ पैलेट बाय अ फोर्कलिफ्ट ट्रक, आउटलाइन द पॉसिबल इमीडिएट एंड अंडरलाइन कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट। वो कहता है एक वर्कर के साथ जो है वो एक लोड टकरा गया है, वो लोड जो है वो एक पैलेट के ऊपर था और वो पैलेट जो है वो पैलेट जो है वो फोर्कलिफ्ट ट्रक ने उठाए हुए थे, यानी लकड़ी के तख्ते जो है ऐसे समझ लो कि वो एक फोर्कलिफ्ट ट्रक ने उठाए हुए थे
और वो जो है वो वर्कर को हिट कर गए हैं, तो अब वो कहता है इस पूरे एक्सीडेंट की जो है वो इमीडिएट कॉजेज क्या हो सकती हैं पॉसिबल, और अंडरलाइंग या रूट कॉजेज क्या हो सकती हैं वो बताएं। वो नेक्स्ट स्लाइड में वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी अब इमीडिएट कॉजेज में वो बता रहा है कि फेलियर टू सिक्योर द पैलेट, वो पैलेट सही तरह बांधे नहीं हुए होंगे, ये भी एक वजह हो सकती है इमीडिएट कॉजेज में। फिर पुअर पोजीशनिंग ऑफ द ट्रक क्लोज टू दी पेडेस्ट्रियन एग्जिट, यानी वो जो फोर्कलिफ्ट ट्रक लगा हुआ था वो पेडेस्ट्रियन एग्जिट या पेडेस्ट्रियन वॉकवे के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था, यानी जगह ही नहीं थी, तो वर्कर ने गुजरना था, जिसकी वजह से जो है वो कम जगह होने की वजह से जो है वो हिट कर गया उसको। फिर एग्रेसिव ब्रेकिंग बाय ड्राइवर, ड्राइवर बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग कर रहा था, एग्रेसिव, जिस तरह अक्सर लोग होते हैं ना वो हॉर्स प्ले कर रहे होते हैं, शुगल भी लगा रहे होते हैं, साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जो हरकत अगर कोई बंदा करता है तो ये भी एक इमीडिएट कॉजेज की वजह यानी इमीडिएट कॉज हो सकती है। फिर इन अटेंटिव पेडेस्ट्रियन स्टेप इनटू द पाथ ऑफ द फोर्कलिफ्ट ट्रक, यानी हो सकता है कि वो जो वर्कर था वो उसका ध्यान कहीं और हो और वो उसके रास्ते में आ गया हो, तो ये सारी की सारी क्या है इमीडिएट कॉजेज हैं। और अंडरलाइंग कॉजेज या रूट कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जगह को यानी पेडेस्ट्रियन वॉकवे को और व्हीकल के जो वहां पे जो काम करने की जगह थी उसको सेग्रीगेट नहीं किया गया था, ड्राइवर की पुअर इंडक्शन थी, वो नहीं इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं उसकी सही हुई थी, ट्रक की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की हुई थी, यानी उसको बार बार बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेक लगानी पड़ रही थी, फिर उसके अलावा वर्कर की जो है वो ड्राइवर की प्रॉपर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, तो ये ट्रेनिंग वगैरह जो है ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं हमारे पास रूट कॉजेज के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट अब स्टेप नंबर 3 है, वो कहता है कि आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। अब इसमें वो इमीडिएट कॉजेज जो जो हमने ऊपर देखी हैं उन इमीडिएट कॉजेज के लिए वो कहता है कि अगर कोई ऑयल स्पिलेज वगैरह हुई है तो उसको इमीडिएटली क्या किया जाए, क्लीन करवाया जाए। अगर कोई गार्ड रेल मिसिंग है तो उसको जो है वो लगवा दिया जाए, या कोई ट्रेलिंग केबल रास्ते में पड़ी हुई है गुजरने के रास्ते में तो उसको रीलोकेट करवाया जाए, सिक्योर जो है वो पोजीशन वहां पे सेफ पोजीशन पे उसको रखा जाए। तो ये तो हो गया इमीडिएट कॉजेज का। जो होती है ना अंडरलाइन कॉजेज के कंट्रोल मेजर, वो कहता है कि इनको आइडेंटिफाई करना भी यानी कॉजेज को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है और इसके कंट्रोल मेजर्स को सजेस्ट करना भी क्या होता है मुश्किल होता है, और बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हाई लेवल ऑफ कंपिटेंसी रिक्वायर्ड होती है आपको इसमें। सम टाइम्स इवन के वो ये कहता है कि सम टाइम आपको मैनेजमेंट सिस्टम में भी चेंजिंग करनी पड़ रही होती है, क्योंकि रूट कॉजेज मैंने आपको बताया हमेशा मैनेजमेंट तक आपको लेके जाएंगी, तो वहां पे भी तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं, तो यहां पे इसने ये हमें बता दिया। नेक्स्ट अब वो कहता है स्टेप नंबर 4 प्लानिंग द रिमीडियल एक्शन। अब इसमें वो बता रहा है कि डेंजरस कंडीशन मस्ट बी डेल्ट विद इमीडिएटली, यानी जो भी डेंजरस कंडीशन है उनको इमीडिएटली जो है वो देखा जाए, कंसिडर किया जाए। अगर फॉर इंट्रीम एक्शन जो है अगर रिक्वायर्ड है वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो परमानेंट सोल्यूशन है उस पर टाइम लग सकता है, 2-3 महीने लग सकते हैं या 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, तो फिलहाल आर्जी तौर पर फिर जो है वो क्या करते हैं कि कुछ इंट्रीम फौरी इकदाम करके वो इतना एक उसको सेफ बना देते हैं कि वर्कर जो है वो पे काम कर सके। फिर इसी तरह से अंडरलाइंग कॉजेज विल रिक्वायर्ड मोर कॉम्प्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर वो कहता है कि टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, एफर्ट भी लग रही होती है, और फिर इनको भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो यानी अंडरलाइंग कॉजेज हैं जो रूट कॉजेज हैं उनमें भी जो सबसे पहले जो बड़ी वजह है उसको रेक्टिफाई करो, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, तो इस तरह से। और ये नीचे उसने एक एग्जांपल भी दे दी है कि अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल उसने रिकमेंडेड एक्शन क्या दे दिया है कि इंडक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू ड्राइवर्स, और उसके लिए प्रायोरिटी क्या उसने शो करवा दी, मीडियम टाइम स्केल कितना है 1 मंथ का है, और ये करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, वेयर हाउस का मैनेजर। तो इस तरह से जो है ये प्लान किया जाता होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो सेकंड टॉपिक, यानी ऊपर हमारी जो मेन हेडिंग थी क्या थी, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। इन्वेस्टिगेशन को बड़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया है, अब हम रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को देखेंगे। अब रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या होती है, वो कहता है कि रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल दैट द इंसिडेंट हैज अकर्ड, कैन बी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली टू द इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज और इंश्योरेंस, ठीक है। और रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट, यानी रिपोर्टिंग क्या होती है कि जब भी कोई हादसा होता है तो आप लोगों को इतला देते हो, इन्फॉर्म करते हो, तो इस इन्फॉर्म करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग। और वो कहते हैं रिपोर्टिंग 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल रिपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद अथॉरिटीज को आप रिपोर्ट कर रहे होते हो, और एक होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह हैं या इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं उनको आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हो कि ये हादसा हो गया, ठीक है। जिस तरह वो डेंजरस अकरेंस में मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली भी उसको रिपोर्ट करना होता है। फिर इसी तरह से रिकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हादसा हुआ है उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आओ, उसको रिटन फॉर्म में लेके आओ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब वो कहते हैं
कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लाइकली टू हिंडर गुड एक्सीडेंट एंड नियर मिस रिपोर्टिंग। कहते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्सीडेंट की या नियर मिस की जो रिपोर्टिंग है उसकी राह में रुकावट क्रिएट कर रही होती हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही होती हैं। और व्हाट कैन एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू मेक इट मोर लाइकली दैट इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। और इदारा इसके हवाले से क्या कर सकता है कि जितने भी इंसिडेंट वगैरह वहां पे एक्सीडेंट या नियर मिस हो रहे हो वो प्रॉपर रिपोर्ट हो। तो इदारा इस हवाले से क्या कर सकता है, तो इसके लिए वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में वो कहता है कि बैरियर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि रिपोर्टिंग की राह में जो बैरियर हैं, जो रुकावटें हैं, उनमें सबसे पहले होता है अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। यानी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग के हवाले से पॉलिसी ही क्लियर नहीं है कि किसको रिपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, या क्या प्रोसीजर है, कोई रिटर्न फॉर्म में रिपोर्टिंग है या कोई आपने वर्बली रिपोर्ट करना है, पॉलिसी कोई नहीं बनी हुई उसके ऊपर। फिर कोई रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है वहां पे। वही बात आ गई कि रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपने रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट करना है या आपने वर्बली करना है या आपने कोई ईमेल करनी है, क्या करना है आपने, तो ये वहां पे सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर। फिर उसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर होगा तो वर्कर उससे जान छुड़ाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कहेगा यार इतना टाइम ही नहीं है, इससे बेहतर ये है कि खामोश हो जाओ, कोई और कर देगा मेरी जगह पे। बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेपर वर्क हो, वही बात आ गई कि 8-8 10-10 सफ़े भरने पड़ने हैं सिर्फ उसको रिपोर्ट करने के लिए, तो वर्कर जान छुड़ाएगा, वो नहीं रिपोर्ट करेगा। फिर उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा हो, फिर भी नहीं रिपोर्ट करेंगे वो लोग। ब्लेम कल्चर हो, यानी जो बंदा रिपोर्ट करने जा रहा है उसी पे इल्ज़ाम लगा दिया रहे तो तुम्हारी गलती थी, तो फिर भी वर्कर जो है वो जान छुड़वाएगा, वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। अपैथी, लापरवाही भी हो सकती है, यानी उसको कोई कंसर्न ही नहीं है, ठीक है जो हो रहा है मुझे मैंने सिर्फ अपना ख्याल रखना है, ये वजह भी एक हो सकती है। और लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और अगर हमने उसकी रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग भी नहीं करवाई हुई तो भी जो है वो सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा और ना ही वो रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि इंटरनल रिपोर्टिंग होती है, दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अब इंटरनल रिपोर्टिंग किस किस को करनी होती है इदारे के अंदर, जैसे डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स या एचआर डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है। इनको हमने इंटरनली, यानी ये वो लोग हैं जो इदारे के अंदर होते हैं जिनको उस हादसे को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। और एक्सटर्नली के अंदर आप उसकी बंदे की फैमिली आ जाती है, ठीक है, उसके अलावा जो एक्सटर्नल अथॉरिटीज आ गई, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और पब्लिक रिलेशन एडवाइजर्स वगैरह, इन लोगों को आपने इदारे से बाहर रिपोर्ट करना होता है हादसे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंसिडेंट रिकॉर्डिंग क्या होती है, यानी रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हादसे को रिटर्न फॉर्म में लेके आया जाए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आया जाए। तो इसके लिए जो है वो जब भी हम एक्सीडेंट बुक के अंदर हादसे को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या क्या बातें हमने उसके अंदर मेंशन करनी है, या एक्सीडेंट रिकॉर्ड बुक को कैसा होना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाता है कि हमें एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड बुक डिजाइन करके दें तो आप उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करेंगे या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे जो बंदा एक्सीडेंट रिकॉर्ड कर रहा है उससे, तो वो ये लिस्ट उसने दे दी है। वो कहता है सबसे पहले जिस बंदे के साथ हादसा पेश आया उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना है उसके ऊपर। फिर उसके अलावा डेट और टाइम ऑफ एक्सीडेंट, फिर लोकेशन जो है वो, फिर अगर उसमें जो इंजरी आई है उसकी क्या डिटेल्स हैं, फर्स्ट एड इंजरी है या क्या उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ गया है, कोई डिसेबिलिटी हो गई है या डेथ हो गई है, क्या हुआ है। फिर इसके अलावा जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, वही बात आ गई कि ट्रीटमेंट क्या उसको दे रहे हो आप। फिर जो इवेंट, यानी जिस वाक्य या जिस वजह से उसके साथ ये हादसा पेश आया वो क्या था, यानी कोई क्रेन ने लोड उठाया हुआ था, वो उसकी स्लिंग टूट गई है, लोड नीचे गिरा है, वर्कर को स्ट्रक कर गया है, या वो जो फोर्कलिफ्ट ट्रक वाली हमने पीछे एग्जांपल देखी है, तो वो आपने डिटेल मेंशन करनी है। फिर उसके बाद वो कहता है डिटेल ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंस इन्वॉल्व, कोई इक्विपमेंट या कोई मशीनरी वगैरह जो है वो उस हादसे में जो इन्वॉल्व थी, जैसे लास्ट वाले हमने उसमें देखा है फोर्कलिफ्ट ट्रक इन्वॉल्व हो रहा था, तो वो आपने मेंशन करना है। फिर उस हादसे को जिन्होंने देखा है, विटनेस जो है, आई विटनेस, उसके नाम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने वहां लिखनी है। और अगर और फिर लास्ट पे जो पर्सन ये फॉर्म कंप्लीट कर रहा है वो बंदा अपना नाम लिखेगा और उस पर अपने क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है वो एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट कौन से होते हैं, यानी ये सिंपल सी अगर मैं आपको बात समझाऊं कि फर्स्ट एड से ऊपर की अगर कोई इंजरी आ रही है तो वो आपने एक्सटर्नली भी रिपोर्ट करनी होती है। जैसे फर्टेलिटी हो गई है, कोई मेजर इंजरी हो गई है, कोई डेंजरस अकरेंस हो गई है, कोई डिजीज वगैरह है, या लॉस्ट टाइम इंजरी वगैरह अगर हो रही है। लॉस्ट टाइम इंजरी क्या होती है कि कोई हादसा हो कि जिसके अंदर वो वर्कर 12 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा काम पे वापस नहीं आता, तो ऐसे वाक़े को हम लॉस्ट टाइम इंसिडेंट कह रहे होते हैं, और उसको जो है वो एक्सटर्नली रिपोर्ट करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। यहां तक बात समझ आती है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो 4.3 ऑडिटिंग का है। वो ऑडिटिंग होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, वो यानी डेफिनेशन, स्कोप और पर्पस ऑफ ऑडिट जो है ये हमारे टॉपिक्स होंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक
ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड क्रिटिकल इवेलुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ऑडिटिंग क्या है कि किसी भी इदारे की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है, वो हम लोग इसमें कर रहे होते हैं। इस यानी ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, इसमें कुछ खास किस्म की ऑब्जेक्टिव सेट की जाती हैं कि आपने जो है वो किस चीज़ का ऑडिट करवाना है किसी भी इदारे के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। सिस्टमेटिक से मुराद ये होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज़ किया जा रहा होता है इस काम को करने के लिए। रिटन प्रोसीजर पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो यानी सिस्टमेटिक होती है ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है और क्रिटिकल इवेलुएशन होता है। यानी बिल्कुल यानी डेप्थ में जाके हम मैनेजमेंट को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट में या इस पूरे के पूरे सिस्टम में कौन सा फेलियर मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली ये चेक का फेज़ है, यानी चेक करने की टेक्निक है। किसी भी इदारे के मैनेजमेंट सिस्टम को जब आपने चेक करना होता है तो आप वहाँ पे ऑडिटिंग करवा देते हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, जब हमने जो है वो आईएलओ का जो है 45001 का मॉडल जब देखा था, सॉरी आईएलओ ओस 2001 हमने जब देखा था ना, तो उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो बहरहाल अभी इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। नेक्स्ट अब इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सम टाइम पेपर में भी यानी इंस्पेक्शन के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है या ऑडिट के हवाले से क्वेश्चन आता है, और आपके जहन में भी होगा कि यार ये क्या है, ऑडिट क्या है या इंस्पेक्शन क्या है। तो हम इसको जो है ना वो कंपैरिजन करके इसकी स्टडी करेंगे। दोनों को जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इंस्पेक्शन क्या होती है और ऑडिट क्या होता है। अब इंस्पेक्शन के बारे में वो कहता है कि इंस्पेक्शन जो है ये बेसिकली वर्क प्लेस को चेक कर रही होती है, यानी फिजिकल रियलिटी को देख रही होती है। फिजिकल वर्क प्लेस के ऊपर कोई कोई मतलब कि फैटल किस्म का कोई फ्लॉ मौजूद है या कोई और इस तरह का कोई हैजर्ड मौजूद है, तो उसको जाके जो है वो इंस्पेक्शन के ज़रिए ठीक किया जाता होता है। चेक रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स वगैरह को, प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक कर सकती है। बड़ा ही क्विक प्रोसेस होता है ये। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, इस पर इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा कम्पिटेंसी की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक लेवल की जो है वो ट्रेनिंग से ही, यानी 1-2 घंटों की ट्रेनिंग से ही आप जो है वो इंस्पेक्शन कर सकते हो, या हार्डली एक आधे दिन की ट्रेनिंग से आप जो है वो इंस्पेक्शन कर सकते हो। और बेसिकली इंस्पेक्शन जो है वो ऑडिट का एक हिस्सा है। यानी ऑडिट जब कर रहे होते हैं तो उस ऑडिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। फिर लास्ट लाइन इसको कंक्लूड वो करता है कि इंस्पेक्शन क्या करती है, लुक्स एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस की फिजिकल रियलिटी के ऊपर जो है वो बात कर रही होती है, यानी वर्क प्लेस के ऊपर जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह मौजूद हैं ये उनके ऊपर बात करती है। और ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, प्रोसीजर को एग्जामाइन कर रहा होता है, इंटरव्यूज़ वर्कर के कंडक्ट करवाए जा रहे होते हैं, स्टैंडर्ड्स को क्रॉस चेक किया जा रहा होता है, यानी स्टैंडर्ड्स के साथ कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस को चेक किया जा रहा होता है, वर्क प्लेस को चेक किया जाता है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, 5-6 दिन हफ्ता तक ये जो है वो ले जाता है, और एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके ऊपर आपकी अच्छी भली इन्वेस्टमेंट होती है, रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए हाई लेवल की कंपिटेंसी चाहिए होती है, यानी जो भी ऑडिटर होगा उसकी प्रॉपर उसके पास जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो है वो सर्टिफिकेट्स हों तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसका कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि लुक एट द मैनेजमेंट सिस्टम दैट लाइज बिहाइंड दिस। बेसिकली जो मेन फिजिकल रियलिटी है वर्क प्लेस की, उसके पीछे जो बेसिकली मैनेजमेंट का रोल है ये उसके ऊपर बात करता है, उसके अंदर जो है वो गैप्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है, जो ऊपर मैं डेफिनेशन में भी आपको बता के आ चुका हूँ। नेक्स्ट इसके बाद वो कहता है, अब ऑडिट को जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। प्री ऑडिट प्रिपरेशन होगी, फिर ड्यूरिंग ऑडिट आ गया हमारे पास, और फिर उसके बाद एट द एंड या पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम प्री ऑडिट की बात कर लेते हैं। प्री ऑडिट से मुराद क्या है, प्रिपरेशन की जाती है, यानी ऑडिट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन क्या होती है कि सबसे पहले ऑडिट का टाइम स्केल डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि कितने टाइम पे जो है वो ये कंप्लीट हमने करना है। तो मैक्सिमम ऑडिट जो है वो 7 दिन यानी हफ्ते तक जाते होते हैं, तकरीबन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक जो है वो ऑडिट चला जाता है। फिर स्कोप ऑडिट का डिफाइन किया जाता है कि आपने जो है ना वो किस चीज़ का ऑडिट करवाना है। बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी का करवाना है, इन्वायरमेंटल ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, या क्वालिटी का ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, किस चीज़ का आप ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, तो उसका स्कोप बताना होता है। एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ दी ऑडिट बताना होता है कि किस एरिया का या किस जगह का आप ऑडिट कराना चाहते हैं, यानी उसमें कोई वेयर हाउस है या कोई आपका कोई यूटिलिटी एरिया है, ठीक है, कोई और इस तरह का जो है वो एरिया, डिफरेंट किस्म के जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ का प्लांट है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का आपने ऑडिट करवाना है, तो किस हवाले से आप ऑडिट करवाना चाह रहे हैं,
तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। और हु विल बी रिक्वायर्ड से मुराद क्या होता है कि जब ऑडिट होता है तो ऑडिट से पहले एक उसकी जो है वो इंडक्शन मीटिंग कह सकते हैं आप इसको, या उसको स्टार्टअप मीटिंग उसकी कंडक्ट करवाई जाती होती है, जिसके अंदर जो है वो जिस इदारे का ऑडिट हो रहा होता है ना, उसकी मैनेजमेंट से भी बंदे जो होते हैं उनको जो है वो बाउंड किया जाता है कि आपने जो है वो आना है और जो है वो ऑडिटिंग टीम को असिस्ट करना है। ठीक है, यानी ओपनिंग मीटिंग जिसको हम कह सकते हैं कि ऑडिट स्टार्ट होने से पहले एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, तो उसमें से जो क्लाइंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कौन कौन से बंदे जो हैं वो आएंगे, तो ये मेंशन किया जाता होता है। और व्हाट डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है ऑडिट के दौरान, तो ये बेसिकली ऑडिटिंग टीम जो होती है वो इदारे को, क्लाइंट को या ऑनर को जो है वो लिस्ट दे देती है कि यार हमें ये डॉक्यूमेंट जो है चाहिए, हमने इनका रिव्यू करना है। तो फिर वो जो उनकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है या कोई भी इस तरह का जो कंप्लाइंस के लिए उन्होंने बंदे एलोकेट किए होंगे ना, तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि टाइम से पहले जो है ना, ऑडिट के से पहले वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर कर लें ताकि ड्यूरिंग ऑडिट वो दिए जा सकें ऑडिटिंग टीम को। ये थी प्री ऑडिट एक्टिविटीज़। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिट स्टार्ट हो जाता है तो ऑडिटर यूज 3 मेथड्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अब यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के 3 मेथड होते हैं। यानी आपने पहले एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो है वो देखा था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका क्या था। उससे पहले जो है वो रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर में हमने आइडेंटिफिकेशन के मेथड देखे थे। ठीक है, इसी तरह से अब ऑडिट के दौरान जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा होता है। पेपर वर्क क्या है, ठीक है, इंटरव्यू किया जाता होता है वर्कर्स का भी, मैनेजर्स का भी। यानी ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में सिर्फ जो है वो वर्कर ही होंगे, बल्कि मैनेजमेंट में से भी ऑडिटिंग टीम जिसका चाहेगी इंटरव्यू कर सकती है। और फिर वो फिजिकली जाके वर्क प्लेस के ऊपर यानी इक्विपमेंट्स का, एक्टिविटीज़ का और लोगों के बिहेवियर के हवाले से वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या जो चीज़ें मेंशन हैं या स्टैंडर्ड जो यहाँ सेट किए गए हैं वो फिजिकली एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं फील्ड के अंदर या नहीं हो रहे। तो इस हवाले से जो है वो इस चीज़ को चेक करते हैं। तो पेपर वर्क में जो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको वो उसकी जाके जो है वो एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसका वर्कर्स का इंटरव्यू करते होते हैं। इंटरव्यू की टेक्निक आपको बताई हुई है पहले मैंने। और फिर उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन कौन से हैं, यहाँ पे इसने ये मेंशन कर दिया कि ड्यूरिंग द ऑडिट द डॉक्यूमेंट दैट द ऑडिटिंग टीम विल रिव्यू दीज आर मेंशन बिलो। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंटेशन का जुगाड़ ही है। जितने डॉक्यूमेंट का नाम आपको आता है वो यहाँ आप लिख सकते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलेवेंट तो अब पॉलिसी से स्टार्ट होगा, फिर रिस्क असेसमेंट है, फिर ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, मिनट ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग। यानी ये क्या होता है कि जब कोई भी मीटिंग होती है मैनेजमेंट की तो उसको रिकॉर्ड किया जाता होता है रिटन फॉर्म में। जो है वो जो भी उनका वो मीटिंग ऑफ मिनट्स होते हैं ना, तो वो जो है उनका रिव्यू किया जा सकता है कि क्या डिस्कस हुआ, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या कंक्लूजन हुआ, फॉलो अप किस तरह से लिया। तो ये सारी डिटेल जो है ना वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसमें लिखे हुए होते हैं, तो वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। किसी भी फेलियर की सूरत में, यानी फेलियर का क्या क्या हुआ है, मेंटेनेंस कब कब हो रही है इक्विपमेंट की, ये वाली डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जा सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटी, जैसे कोई टूर हुआ है, कोई इंस्पेक्शन हुई है, सर्वे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं। नियर मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स वहाँ क्या क्या हुई हैं, फायर सेफ्टी के वाले से है, गैस लीकेज मेजर लेवल पे हो सकती है, उसके वाले से क्या इमरजेंसी अरेंजमेंट की हुई हैं। फॉल फ्रॉम हाइट का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स की हुई हैं। उसके अलावा जो भी मतलब वहाँ पे पॉसिबल एमरजेंसी है वर्क प्लेस के ऊपर, जो है वो हाइड्रोजेटिंग हो रही होती है, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो उनके लिए उन्होंने जो भी अरेंजमेंट्स की हुई हैं बेसिकली, तो उसके हवाले से उनको वो रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो आती हैं इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से कोई आ रही है उसको रिव्यू कर सकते हैं। कोई रेगुलेटर है या इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई बंदा आया है, लेबर इंस्पेक्टर कोई आया है, लेबर इंस्पेक्टर, उसने आके विजिट किया और कोई चीज़ रिकमेंड की है, तो उसकी रिकमेंडेशन को चेक किया जा सकता है। और लास्ट पे फिर जो वर्कर की कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को देखा जा सकता है कि वर्कर के क्या कंसर्न है, इनको रिजॉल्व कैसे किया गया, नहीं किया गया, क्या मामलात हैं। तो ये सारी की सारे डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग ऑडिट वो रिव्यू कर सकते हैं। मकसद क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों की जा रही है, ताकि फेलियर को या फिर गैप को या फ्लॉ को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके, वहाँ पर कौन सी कमी मौजूद है मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट को जो है वो रिव्यू करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये करता कौन है, ऑडिटिंग टीम कब कर रही होती है, ये कौन सा फेज है, ड्यूरिंग ऑडिट, यानी ऑडिट स्टार्ट हो चुका है। फिर जब ऑडिट एंड होता है तो एक क्लोज आउट मीटिंग होती है, ठीक है, और रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाती होती है उसकी।
और उसमें जो भी मैनेजमेंट के लेवल के जो लोग उस मीटिंग में शामिल होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग शामिल नहीं हो सके, जो सुपरवाइज़र हैं या जो भी मामला जो वर्कर नीचे काम कर रहे हैं, उन तक तमाम की तमाम ऑडिटिंग टीम की जो रिकमेंडेशन है वो कम्युनिकेट की जाए और इस चीज़ को इंश्योर भी करवाया जाए कि वो प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं या नहीं होगी। तो ये इसमें आता है। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि ऑडिट के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, वो आईएसओ का 45001 सर्टिफिकेट है। ये इदारे को भी चाहिए होता है। जब इदारा जो है वो बेसिकली आईएसओ से सर्टिफाइड होना चाहता है तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। फिर थर्ड पार्टी जो है वो ऑडिट होता है, वो लोग आके उसको जो है वो वेरीफाई करते हैं, देन उस इदारे को जो है वो एक्रीडेशन मिल जाती है या वो एफिलिएट हो जाता है या वो सर्टिफाइड हो जाता है आईएसओ से। 45001 का स्टैंडर्ड है, 14001 का स्टैंडर्ड है, इसी तरह से 9001 क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। तो ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। इनको अचीव करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आप कह लो कि क्रेडिबिलिटी बढ़ रही होती है, उसको एक कम्पिटिटिव एज मिल जाता है, उसका एक नाम रेपुटेशन बढ़ जाती है। ये सारे मामला हैं। ठीक होगी बात। फिर अब एक एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज, डिस्कस द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है सबसे पहले, और एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल को देख लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट से मुराद है थर्ड पार्टी टीम, बाहर से आपने हायर की है, उसको यहाँ पे बुलाया कि आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करें। अब इसके एडवांटेज ये होते हैं कि एक तो ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी इन्फ्लुएंस से, क्योंकि बाहर के लोग हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है अंदर इदारे में कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा, किसी के असर रसूख में नहीं आएंगे। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पे काम करेंगे और डायरेक्टली क्लाइंट को रिपोर्ट करेंगे। फिर आ जाता है फ्रेश पेयर ऑफ आइज होती हैं, वो लोग न्यू होते हैं। ठीक है, न्यू होने से मुराद ये है कि भाई ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे पहले लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मलाइज हो चुकी होंगी, उसको वो हैजर्ड नहीं कंसिडर कर रहे होंगे, बट ये लोग जो है वो उसको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। इनके पास मल्टीपल लोकेशंस पे काम करने का वाइडर एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी रिकमेंडेशन में वेटेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, रियलिस्टिक रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं कुछ फ़ायदे हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो एक्सपेंसिव है, जारी सी बात है, उनको हायर करना, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आ गई, अकोमोडेशन है, फूड है, ये सारा कुछ आपको बेयर करना पड़ता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जारी सी बात है, पहले वो लोग आएंगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं और एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, सम टाइम ये भी हो सकता है कि उनको काम की या बिज़नेस की समझ ही ना आए, मुश्किल हो उनको समझने में, जिसकी वजह से वो कोई ऐसी इम्प्रैक्टिकल सजेशन दे सकते हैं जो पॉसिबल ही ना हो या जिसका कोई ऐसा बेनिफिट जो है वो अचीव ना हो रहा हो। और लास्ट में इंटीमिडेट वर्कर्स हो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस। ये वर्कर्स को खौफ, यानी सम टाइम वर्कर्स से जब वो इंटरव्यू करेंगे ना तो लोग उनसे डरेंगे, उनसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से जो है ना उनको एविडेंस कलेक्ट करने में मुश्किल हो रही होगी या फिर बाद में उसको एनालाइज करने में इंफॉर्मेशन, यानी जो ऑडिट के दौरान उन्होंने इकट्ठी की है तो वो मिसलीडिंग हो सकती है, उनको मिस गाइड किया जा सकता है। क्योंकि वर्कर जब पूरी बात उनको पता भी होगी फिर भी नहीं बताएगा, क्यों, उनको डर होता है कि यार ये बाहर के बंदे हैं, पता नहीं हमारी शिकायत ना कर दें। इस तरह के कुछ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है जी, इसमें अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट लेवल पे मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं उन्हीं को जो है वो एलोकेट कर दी जाती है ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके फ़ायदे भी देखेंगे, नुकसान भी। फ़ायदा क्या है जी, कम पैसे लगते हैं इस पर। अब जो उसके नुकसान है वो समझ लो इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, और ऑडिटर को पहले ही अपने बिजनेस का पता होता है और ये भी पता होता है कि हम रियलिस्टिकली क्या अचीव कर सकते हैं, यानी हमारा इदारा कितने पानी में है, कौन सी रिकमेंडेशन या सजेशन जो है वो हमारे पास बजट इतना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या रिकमेंड करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है उसको आइडिया होता है। ठीक है, अब वो जो ये वाला पॉइंट था ना, ये वाला, इस पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हो कि इम्प्रैक्टिकल सजेशन से मुराद ये है कि आप कोई कंट्रोल में, यार ऐसा है, अब इदारे का बजट ये है 50,000 का या लाख रुपए का, वो 10 लाख रुपए की सजेशन दे के चले जाएं तो वो इम्प्रैक्टिकल होगी। तो अपना बंदा जो है उसको पता होता है कि यार हमारा इदारा कितने पानी में है या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रियलिस्टिक सजेशंस हो सकती हैं। फिर इंप्रूव ओनरशिप ऑफ द इशू फाउंड, जो भी इशू वहाँ पे पाया जाएगा उसकी ओनरशिप हर बंदा लेगा कि जारी सी बात है ये हमारी गलती है, हमारे इदारे में इस चीज़ की कमी है, तो हर बंदा जो है वो इसको ठीक करने में अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा। और इससे इंटरनली जो है वो कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही होती है। जो ऑडिटर्स आपके होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो है वो कॉम्पिटेंसी डेवलप होती रहती है और वो एक न्यू स्किल गेन कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज से क्या मुराद है कि ऑडिटर चूँकि पुराना बंदा है, ठीक है, तो चीज़ें डेली बेस पे देख के उसकी आंखें जो समझो यूज टू हो गई हैं, तो वो काफ़ी सारे इश्यूज़ को इग्नोर कर रहा होगा। ये भी हो सकता है कि उसको इंडस्ट्री के नॉलेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो। क्योंकि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के बारे में उसको नॉलेज ना हो। उसकी वजह यह है कि वो कौन सा मेन ऑडिटर है, वो तो कोई और काम कर रहा था, उसको हमने एक एडिशनल जॉब असाइन की है, तो ये इशू भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो ऑडिटर में नॉट पोजेस ऑडिटिंग स्किल, सो मे नीड ट्रेनिंग, उसके पास स्किल्स नहीं होंगी, उसकी ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता ऑडिट सम टाइम, क्योंकि उस इदारे ने उस बंदे ने उधर काम करना है
और उससे उस इदारे से सैलरी लेनी है, तो इसलिए वो फिर असर रसूख में आ सकता है, लोग उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो डिसएडवांटेजेस में है, ये उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका एलिमेंट 4.4 है रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिव्यू कब कब होता है या किस लेवल पे हो रहा होता है, ये पहली स्लाइड हमें इस बारे में बताती है। फुल मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू होता है, बोर्ड के लेवल पे हर साल में हो रहा होता है। इसमें हम डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक सारे प्रोसीजर्स को जो है वो रिव्यू कर रहे होते हैं। फिर एक मैनेजमेंट टीम रिव्यू होता है, उस 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो मैनेजमेंट की जो टीम के लोग हैं या मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर जो है वो इस चीज़ को हम रिव्यू कर रहे होते हैं। फिर एक डिपार्टमेंटल रिव्यू होता है, इससे मुराद क्या है कि मंथली हो रहा होता है, लाइन मैनेजर कर रहे होते हैं डेली अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा ईयरली या 6 मंथ का टारगेट है क्या वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, तो इस हवाले से वो लोग डिस्कस करके उसको रिव्यू करते होते हैं। पर्पस क्या है रिव्यू करने का, मेन मकसद क्या है, मकसद ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू इस वजह से करते हैं क्योंकि ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक अहम पार्ट है, ठीक है। और दूसरा वो ये कहता है कि ये चेक करता है कि क्या हम टारगेट में हैं, इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और व्हाट डू वी हैव टू चेंज, हमें इस हवाले से यानी टारगेट को मीट करने के लिए क्या चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे एक एम दे दिया कि एक इदारा है जिसमें 100 हादसात होते हैं एक साल के, तो आप एट वंस ही 100 से 0 पे नहीं आ सकते, हमें रियलिस्टिक टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने 5% का टारगेट सेट किया है कि हमने 5% तक जो है वो एक साल के अंदर हादसा को कम करना है, यानी 100 से 95 पे लेके आना है। जब वो 95 को अचीव कर लेंगे फिर नेक्स्ट साल के लिए मजीद 5, यानी इस तरह स्लो करके वो अपने अल्टीमेट टारगेट को जो है वो अचीव कर लेंगे और एक आप कह लो कि अपेरेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हैं उनको वो कम कर सकते हैं, अपेरेंट चेंज वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट के हवाले से। फिर लास्ट पे वो कहता है कि व्हाट एक्टिव एंड रिएक्टिव मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस वुड नीड टू बी रिव्यूड एनुअली। हर साल हमें एक्टिव और रिएक्टिव मेजरमेंट के हवाले से किन किन चीज़ों को रिव्यू करने की जरूरत है, तो वो पूरी लिस्ट उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लीगल कंप्लायंस को चेक कर सकते हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट डाटा को रिव्यू कर सकते हैं, इंस्पेक्शन सर्वे टूर सैम्पलिंग की रिपोर्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं। ये वही डॉक्यूमेंटेशन वाली सारी कहानी आ गई। एब्सेंटिज्म सिकनेस डाटा आ गया, ऑडिट रिपोर्ट आ गया, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इन्फोर्समेंट एक्शन, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो रिव्यू कर सकते हैं एज अ रिएक्टिव एंड एक्टिव उसमें मॉनिटरिंग के हवाले से, ठीक है। लास्ट पे वो कहते हैं आउटपुट क्या आती है रिव्यू की, कि एक तो डिमॉन्स्ट्रेट हम जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे ये अब MHSWR मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क रेगुलेशन, इसके साथ हम कंप्लाई कर रहे होते हैं, ये रूल है एक इंटरनेशनल। फिर रिजल्ट में हैव बीन रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स, और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको यानी रिव्यू के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनको शेयर होल्डर को बताया जाता है, उनको शेयर किया जाता है ताकि उनको आइडिया हो सके कि जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। मकसद क्या है इसका जी, यानी रिव्यू करने का, सबसे पहला कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट वो बता रहा है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि सीनियर मैनेजर रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और फिर ओवरऑल इदारे के टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे 5% एक्सीडेंट को कम करने वाली बात थी। फिर मिडिल मैनेजर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और अपने डिपार्टमेंट के तौर पर, यानी अपने डिपार्टमेंट की हद तक जो है वो, अब जैसे एक यूनिवर्सिटी है उसका VC जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी यूनिवर्सिटी के टारगेट सेट करेगा, जो डीन है उसका HOD है वो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। फिर जूनियर मैनेजर जो उसके नीचे, फिर हमारे पास जो है वो प्रोफेसर्स लेवल के लोग जो हैं वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो लोकल यानी अपने डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है, यानी वो कहता है कि जूनियर मैनेजर रिव्यू लोकल परफॉर्मेंसेज एंड सेट टारगेट फॉर देयर लोकल एरिया, अपनी परफॉर्मेंस को लोकल एरिया के लेवल तक जो है वो रिव्यू करेंगे और फिर पूरे एरिया का टारगेट सेट करेंगे। तो इस तरह से रिव्यू करने से फ़ायदा ये मिलता है कि हर एक मैनेजमेंट के लेवल पे टारगेट्स को, फिर न्यू टारगेट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 था जो कि कंक्लूड कर दिया है, खत्म हो गया चैप्टर। ये समरी उसकी यहाँ मेंशन है, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस किया था, इन्वेस्टिगेशन क्या थी, रिकॉर्डिंग क्या थी, रिपोर्टिंग क्या थी, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने रेडोर के बारे से देखा, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। उसके अलावा पर्पस, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है अभी पढ़ाया आपको, और लास्ट पे जो है वो प्रोसीजर क्या है, पर्पस क्या है रेगुलर रिव्यू का, और इससे हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 4 की समरी थी जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर यहाँ तक आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।